द हिंदू अखबार के संपादकीय विश्लेषण में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, एक देश जो दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहता है, जो विश्व गुरु बनने का सपना देखता है, वही देश एक जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय विद्वान को अपने दरवाजे से वापस भेज देता है। अब ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये भारत की ओपन डोर पॉलिसी के अंदर छिपे एक बहुत गहरे कन्फ्यूजन को सामने लाती है। तो आज हम इसी विरोधाभास की परतों को खोलकर समझेंगे। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर फ्रांसेस्का ओर्सिनी की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत के साहित्यिक और सांस्कृतिक इतिहास को समझने में लगा दी। उनका काम, जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत की गहरी समझ में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो सवाल यही उठता है कि इतने सम्मानित विद्वान को भारत आने से क्यों रोका गया? यही सवाल हमारी आज की पूरी चर्चा का केंद्र है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, हमारी चर्चा प्रोफेसर ओर्सिनी के डिपोटेशन की कहानी से शुरू होगी। फिर हम वीज़ा उल्लंघन के जो आरोप हैं उनकी गहराई में जाएंगे। इसके बाद हम इस एक घटना से आगे बढ़कर भारत की नीतियों में जो एक बड़ा टकराव दिख रहा है उसे समझेंगे। फिर खुलेपन के विरोधाभास पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि भविष्य के लिए भारत के सामने क्या रास्ते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक विद्वान का निर्वासन, और ये केस है प्रोफेसर फ्रांसेस्का ओर्सिनी का। तो हुआ क्या, इस घटनाक्रम पर एक नजर डालते हैं। देखिए, बात शुरू हुई अक्टूबर 2024 में, जब उन पर वीजा उल्लंघन का आरोप लगा। फिर मार्च 2025 में उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, और फिर जो हुआ वो क्लाइमैक्स था। 20 अक्टूबर 2025 को उनके पास एक वैलिड वीजा था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया। घटनाओं का यही सिलसिला इस पूरे विवाद की जड़ है। तो दूसरा हिस्सा इसी सवाल पर है। वीजा उल्लंघन की ये जो बहस है, क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू था या फिर कोई बहाना? देखिए, यहां पर दो पक्ष हैं। एक तरफ सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है कि प्रोफेसर ओर्सिनी ने टूरिस्ट वीजा पर आकर अकादमिक गतिविधियों में हिस्सा लिया, जो कि तकनीकी तौर पर नियमों का उल्लंघन है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह फैसला मनमाना लगता है? क्योंकि कई दूसरे विदेशी नागरिक भारत में आकर राजनीतिक बयान देते हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं होता। तो ये जो चुनिंदा कार्रवाई है, यही इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है। तब इस एक केस से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक विद्वान का नहीं है। ये भारत की राष्ट्रीय नीति और उसके विजन में चल रहे टकराव के बारे में है। ये घटना असल में एक बहुत बड़ी नीतिगत बहस की और हमारा ध्यान खींचती है। सवाल यह है कि वो बहस आखिर है क्या? जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि भारत किस दिशा में जाना चाहता है। और इस पूरी बहस की जड़ में है ये बुनियादी तनाव। एक तरफ भारत चाहता है कि दुनिया भर की टेक्नोलॉजी और पैसा यहां आए, जिसके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन साथ ही वो बाहरी प्रभाव से बचने के लिए अपने विचारों के दरवाजों को बंद करना चाहता है। ये जो दोहरी सोच है, यही भारत की मौजूदा नीति का सबसे बड़ा विरोधाभास है। तो सवाल ये है कि इन पाबंदियों के पीछे की सोच क्या है? देखिए, संपादकीय के मुताबिक इन प्रतिबंधों के पीछे एक खास तरह का विश्वास काम कर रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है जिससे भारतीयों की सोच को प्रभावित किया जा सके। ये नजरिया सत्ताधारी दल की वैचारिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ बताया गया है, और इसी सोच का असर हमें एनजीओज और विद्वानों पर लगने वाले प्रतिबंधों में साफ साफ दिखाई देता है। और यहीं से हम अपने चौथे हिस्से पर पहुंचते हैं, खुलेपन का विरोधाभास। क्या ऐसा हो रहा है कि भारत टैलेंट का तो निर्यात कर रहा है, लेकिन डर का आयात कर रहा है? ये जो बात यहां लिखी है, ये इस पूरी बहस का सार है। एक देश जो अपने ही लेखकों, वैज्ञानिकों और विचारकों से खतरा महसूस करने लगे, वो अपनी पूरी क्षमता तक शायद ही कभी पहुंच पाएगा। ये एक बहुत सीधी और शक्तिशाली चेतावनी है। ये टेबल इस विरोधाभास को बहुत साफ साफ दिखाती है। देखिए, हम पैसा और टेक्नोलॉजी का खुले दिल से स्वागत करते हैं, टिक मार्क है। हम उन भारतीयों पर गर्व करते हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, यहां भी टिक मार्क है। लेकिन जब बात नए विचारों और अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों की आती है, तो हम दरवाजे बंद कर लेते हैं। ये कितनी अजीब बात है ना, कि हम टैलेंट को एक्सपोर्ट करने में खुश हैं, लेकिन ज्ञान को इंपोर्ट करने से डरते हैं। और ये सब हमें हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर लेकर आता है, भविष्य के लिए एक विकल्प। असली सुरक्षा खुलेपन में है या खुद को अलग थलग कर लेने में? संपादकीय का जो मूल तर्क है वो इस एक लाइन में छिपा है। हाँ, ये सच है कि खुले समाजों में कुछ कमजोरियां होती हैं,
लेकिन उन कमजोरियों को ठीक करने के लिए अगर आप खुद को एक बंद समाज बना लेंगे तो इससे आपकी तरक्की रुक जाएगी और ये ज़रूरी नहीं कि आपकी सुरक्षा बढ़ ही जाए। असली ताकत खुद को बंद करने में नहीं बल्कि खुलेपन के साथ चुनौतियों का सामना करने में है। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। कोई भी देश अपनी पूरी क्षमता को हासिल करने के लिए जरूरी खुलेपन और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच सही संतुलन कैसे बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत को अपने भविष्य के लिए ढूंढना ही होगा। शो का संगीत। तो चलिए, हमारा अगला और दूसरा संपादकीय विषय है भारत का सोलर पावर इंडस्ट्री और सस्टेनेबिलिटी, यानी स्थिरता की ओर उसका सफर। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंडस्ट्री सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि खुद को कैसे रोशन रख सकती है। देखिए, इस पूरी चर्चा का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है कि भारत को अगर अपने इतने बड़े सोलर उद्योग को बचाए रखना है तो उसे सिर्फ एक कंज्यूमर या मैन्युफैक्चरर बनकर नहीं रहना होगा बल्कि दुनिया के लिए एक सप्लायर के तौर पर आगे आना होगा। ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं बल्कि एक जरूरत है। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले भारत की जबरदस्त सफलता को देखते हैं। आइए पहले उन आंकड़ों पर नजर डालें जो बताते हैं कि भारत आज सोलर एनर्जी के मैप पर कितना बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हाल ही में भारत ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। हमने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े सोलर पावर प्रोड्यूसर का खिताब अपने नाम कर लिया है। अब हमसे आगे सिर्फ चीन और अमेरिका है। सोचिए कितनी बड़ी छलांग है ये। और ये जो प्रोडक्शन है, इसके पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आप अंदाजा लगाइए, 2014 में सिर्फ 2 गीगावाट थी और अब 2025 तक ये 100 गीगावाट तक पहुंचने वाली है। ये तो मेक इन इंडिया का एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, यहां भी एक लेकिन है। इतनी शानदार ग्रोथ के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। असल चुनौती क्या है और क्या ये ग्रोथ टिकाऊ है? तो अब बात करते हैं उस चुनौती की, यानी हमारी महत्वाकांक्षा और जमीनी हकीकत के बीच का जो फासला है उसे समझते हैं। देखिए, भारत का लक्ष्य बहुत बड़ा है। 2030 तक हमें 250 से 280 गीगावाट सोलर पावर चाहिए। अब इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें हर साल, जी हां, हर साल 30 गीगावाट की क्षमता जोड़नी होगी। लेकिन अभी हम कहां हैं? 17 से 23 गीगावाट पर। तो ये जो गैप है ना, यही असली चुनौती है। तो सवाल उठता है कि ये गैप क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है पैसा, यानी लागत। मेड इन इंडिया सोलर मॉड्यूल्स को एक ग्लोबल प्राइस वॉर का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत सीधी सी बात है। भारत में बने सोलर मॉड्यूल्स चीन से आने वाले मॉड्यूल से लगभग 1.5 से 2 गुना महंगे पड़ते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? वजह साफ है, चीन का स्केल बहुत बड़ा है, कच्चे माल पर उनका कंट्रोल है और उनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हमसे कहीं आगे है। और ये अंतर कितना बड़ा है वो इस चार्ट से बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ चीन है जो लगभग 236 गीगावाट एक्सपोर्ट कर रहा है और दूसरी तरफ हम हैं सिर्फ 4 गीगावाट पर। अरे ये तो हमारी अपनी सालाना जरूरत जो 30 गीगावाट की है उसका भी एक छोटा सा हिस्सा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, हमने जो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी हैं वो सिर्फ भारत के घरेलू बाजार के भरोसे नहीं चल सकती। उन्हें जिंदा रहने के लिए, उन्हें बढ़ने के लिए नए ग्राहक, नए बाजार चाहिए ही चाहिए। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। इस चुनौती को अवसर में कैसे बदला जाए, इसका जवाब हमें मिलता है अफ्रीका में। तो भारत अफ्रीका के लिए क्या कर सकता है? देखिए, हमारे पास कुछ शानदार मॉडल हैं। हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फायदा उठा सकते हैं। हमारी जो अपनी स्कीमें हैं, जैसे गांवों के लिए पीएम कुसुम या छतों पर सोलर के लिए पीएम सूर्यघर, ये अफ्रीका के लिए एक बेहतरीन टेम्पलेट बन सकती हैं। और ये सिर्फ हमा में बात नहीं है। अफ्रीका में एक बहुत बड़ी जरूरत है। वहां बिजली की कमी के चलते सिर्फ 4% खेती वाली जमीन पर ही सिंचाई हो पाती है। अब जरा सोचिए, अगर वहां सोलर पंप पहुंच जाएं तो वहां की खेती में कितनी बड़ी क्रांति आ सकती है। ये भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ा बाजार है। तो इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? एक सस्टेनेबल, एक टिकाऊ भविष्य कैसे सुरक्षित किया जाए? और यहां सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है, हमारा मकसद चीन से मुकाबला करना या उसे हराना नहीं है। असली लक्ष्य है दुनिया को एक दूसरा भरोसेमंद सप्लायर देना। अगर भारत ये कर पाता है तभी उसका अपना सोलर उद्योग भी लंबे समय तक टिक पाएगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या भारत की ये सोलर महत्वाकांक्षाएं सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि एक पूरे महाद्वीप यानी अफ्रीका का भविष्य भी रोशन कर सकती हैं?
इसका जवाब जो भी होगा वो आने वाले समय की एनर्जी और जियोपॉलिटिक्स की दिशा तय करेगा। हमारा अगला और तीसरा संपादकीय विषय है हिमाचल प्रदेश का गंभीर पर्यावरणीय संकट। देखिए, ये एक बहुत ही अहम केस स्टडी है जो विकास और पर्यावरण के बीच के संतुलन के सवाल को सीधे सुप्रीम कोर्ट तक ले आई है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इतनी प्रभावशाली नीतियां होने के बावजूद ये राज्य इस नाजुक मोड़ पर आखिर पहुंचा कैसे और यहाँ से आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं एक ऐसी चेतावनी से जो पूरी स्थिति की गंभीरता को ना एकदम सामने रख देती है। और सुनिए, ये शब्द किसी पर्यावरणविद के नहीं है, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हैं। ये टिप्पणी हिमाचल प्रदेश में बिगड़ते पारिस्थितिक संतुलन पर एक सीधी और कठोर चेतावनी है, जो हमें बताती है कि हालात वाकई कितने गंभीर हो चुके हैं। अदालत की यही गहरी चिंता उसे एक विशेष कानूनी कार्रवाई शुरू करने पर मजबूर करती है, और ये कदम राज्य के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। ये सिर्फ किसी एक केस की सुनवाई नहीं थी, बल्कि अदालत ने खुद आगे बढ़कर राज्य के व्यापक हित में ये फैसला लिया। अदालत ने इसे स्वतः संज्ञान रिट याचिका यानी सुओ मोटू रिट पिटीशन के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोर्ट ने इस मामले को जनहित में इतना जरूरी समझा कि किसी की याचिका का इंतजार किए बिना खुद ही कार्रवाई शुरू कर दी। ये एक साफ संकेत है कि अब सिर्फ चर्चा का नहीं बल्कि ठोस कदम उठाने का वक्त आ गया है। तो यहाँ सबसे बड़ा और अहम सवाल ये उठता है कि भाई, एक ऐसा राज्य जिसके पास पर्यावरण की रक्षा के लिए इतने सारे कानून और नीतियां हैं, वो इस संकट के मुहाने पर आखिर पहुंचा कैसे? ये एक गहरा विरोधाभास है जिसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ कागजों पर देखें तो हिमाचल प्रदेश पर्यावरण संरक्षण में एक आदर्श राज्य नजर आता है। प्लास्टिक बैन करने वाला पहला राज्य, नदियों में ई-फ्लो लागू करने वाला पहला राज्य और टिकाऊ पर्यटन से लेकर कड़े निर्माण नियमों तक नीतियों की एक लंबी और बहुत ही प्रभावशाली सूची मौजूद है। और यही सवाल पूरी समस्या की जड़ को उजागर करता है, नीतियों और उनके अमल के बीच एक बहुत बड़ी खाई। सोचिए, जब भूस्खलन, बाढ़ और आपदाएं आम हो जाएं, तो ये पूछना तो लाजमी है कि इन बेहतरीन नीतियों का असल मकसद क्या है, अगर वो जमीन पर कोई बदलाव ही नहीं ला पा रही हैं। चलिए अब उस दोषपूर्ण विकास मॉडल को समझते हैं जिसने इन प्राकृतिक आपदाओं को और भी ज्यादा विनाशकारी बना दिया है। क्योंकि समस्या सिर्फ नीतियां लागू न होने की नहीं है, बल्कि विकास को लेकर जो पूरी सोच है ना, उसी में बुनियादी खामियां हैं। शुरुआत करते हैं सड़क निर्माण से। देखिए, 2018 में सड़क परिवहन मंत्रालय ने खुद एक सर्कुलर में कहा था कि पहाड़ों में पारिस्थितिकी को बचाने के लिए सड़कों की चौड़ाई सीमित रखी जाए। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। सुपर हाईवे बन रहे हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी EIA से बचने के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और पहाड़ों के ढलानों को अवैज्ञानिक तरीके से काटा जा रहा है। ये अवैज्ञानिक नजरिया विशेषज्ञों की सलाह और जरूरी डेटा दोनों को ताक पर रख देता है। अब जब आप जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों की चेतावनियों को अनसुना करेंगे और राज्य अपने ही बनाए रिस्क एटलस को नहीं देखेगा, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा विनाशकारी आपदाओं के रूप में सामने आता है, जैसा हम लगातार देख रहे हैं। और पता है, सड़क निर्माण जैसी ही कहानी हमें जल विद्युत विकास में भी देखने को मिलती है। और यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि क्या किसी नदी का मतलब सिर्फ उसका पानी है, या फिर वो अपने आप में एक पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है? देखिए, सिर्फ बिजली बनाने पर ध्यान देने की वजह से नदी की पूरी पारिस्थितिकी को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स नदी के प्राकृतिक बहाव को टुकड़ों में बांट देते हैं, पोषक तत्वों के प्रवाह को रोकते हैं और जलीय जीवन को तबाह कर देते हैं। और इसका सीधा असर नदी किनारे बसे समुदायों के जीवन पर भी पड़ता है। तो जब समस्या की पहचान हो चुकी है, तो अब ध्यान इसके समाधान और एक मजबूत भविष्य बनाने के रास्ते पर जाता है। ये साफ है कि मौजूदा विकास का मॉडल टिकाऊ नहीं है और एक नए नजरिए की सख्त जरूरत है। आगे का रास्ता एक बुनियादी बदलाव की मांग करता है। हमें राजस्व केंद्रित यानी रेवेन्यू फोकस्ड मॉडल से हटकर ऐसे मॉडल की ओर बढ़ना होगा जो जोखिम की जानकारी रखे और जोखिम से बचने की कोशिश करे। इसका मतलब यह है कि हर विकास परियोजना की प्लानिंग के स्टेज पर ही शुरू में ही संभावित आपदाओं के खतरे को शामिल किया जाए। इसके लिए एक स्पष्ट 4 सूत्रीय रणनीति अपनाने की जरूरत है। पहला, हर प्रोजेक्ट के लिए कठोर वैज्ञानिक मूल्यांकन अनिवार्य हो।
दूसरा, फैसले लेने के लिए राज्य के पास जो वैज्ञानिक डेटा मौजूद है उसका इस्तेमाल हो। तीसरा, आपदा जोखिम को कम करना हर प्रोजेक्ट की प्लानिंग का हिस्सा बने। और चौथा और सबसे जरूरी, शासन में हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाए। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये सवाल सिर्फ हिमाचल का नहीं है, बल्कि देश के सभी नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों के भविष्य से जुड़ा है। सवाल ये है कि क्या अदालत का दखल वाकई किसी राज्य के विकास के मॉडल को बदलने की ताकत रखता है? क्या वो उसे सिर्फ कमाई पर ध्यान देने के बजाय आपदाओं का सामना करने के लिए मजबूत बना सकता है? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा। हमारा चौथा और आखिरी संपादकीय विषय है वैश्विक तेल बाजार में जो जंग छिड़ी हुई है और भारत के लिए उसके क्या मायने हैं। चलिए इस विश्लेषण को समझते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि आज की तारीख में भारत के लिए सबसे जरूरी विदेशी रुझान क्या चल रहा है, तो शायद ध्यान गाजा या यूक्रेन की तरफ जाएगा। लेकिन एक और शायद उससे भी बड़ी जंग छिड़ रही है, और वो है ग्लोबल ऑयल मार्केट की जंग। तो चलिए इस जंग के मैदान में उतरते हैं। एक तरफ है ओपेक प्लस और दूसरे बड़े तेल निर्यातक। और इसके बीच में सबसे अहम किरदार कौन निभा रहा है? हम सब, यानी दुनिया भर के उपभोक्ता। और भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है, उसके लिए तो इस खेल में दांव पर बहुत कुछ लगा है। इस बाजार के साइज का अंदाजा जरा इस फिगर से लगाइए। हर रोज, मैं हर रोज की बात कर रहा हूं, $3 बिलियन से भी ज्यादा का कच्चा तेल खरीदा और बेचा जाता है। ये सिर्फ गाड़ियों और फैक्ट्रियों का फ्यूल नहीं है। सोचिए, ये वो फाइनेंशियल लुब्रिकेंट है जिसके बिना पूरी दुनिया की इकोनॉमी का पहिया जाम हो सकता है। तो अब उन दो बड़ी ताकतों पर नजर डालते हैं जो इस पूरे खेल को चला रही हैं। असल में ना, सप्लाई और डिमांड के बीच एक जबरदस्त, कह सकते हैं, रस्साकशी चल रही है। और इसी की वजह से कीमतें नीचे जा रही हैं। और ये जो स्लाइड पे दिख रहा है ना, ये इस पूरी कहानी का, आप कह सकते हैं, क्रक्स है। बिल्कुल एक टग ऑफ वॉर। एक तरफ है सप्लाई, जो शेल जैसी नई टेक्नोलॉजीज की वजह से बूम कर रही है, और दूसरी तरफ है डिमांड, जो डेवलप्ड देशों में स्लो रिकवरी, क्लाइमेट चेंज की टेंशन और हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के आने से एकदम स्टैग्नेट हो गई हैं, यानी ठहर सी गई हैं। और ये सप्लाई में उछाल कितना बड़ा है, जरा इस नंबर को देखिए। सिर्फ पिछले साल के कंपैरिजन में प्रोडक्शन 5.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन बढ़ गया। और ये बढ़ोतरी सिर्फ ओपेक प्लस देश नहीं कर रहे हैं, अमेरिका और कनाडा जैसे देश भी इसमें शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है, जब मार्केट में इतना ज्यादा माल होगा तो कीमतों पर असर तो पड़ेगा ही। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें साल की शुरुआत से अब तक 16% गिर चुकी हैं। और इसमें से आधी गिरावट, सोचिए, सिर्फ पिछले 1 महीने में आई है। लेकिन ऑयल मार्केट इतना सीधा साधा नहीं होता। हमेशा इसमें एक अनिश्चितता बनी रहती है, और भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाई जा रही हैं। खासकर दुनिया की 2 सबसे बड़ी ऊर्जा एजेंसियों के बीच इस पर मतभेद है। और यही कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ है ओपेक और दूसरी तरफ है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यानी IEA। और 2026 में ऑयल मार्केट कैसा होगा, इस पर इन दोनों के अनुमान एकदम आमने सामने हैं, बिल्कुल ऑपोजिट। तो इनके अनुमानों में फर्क कितना है? देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। ओपेक को लगता है कि 50,000 बैरल प्रतिदिन की, मतलब एक मामूली सी कमी होगी। वहीं IEA का कहना है कि बाजार में 4 मिलियन बैरल प्रतिदिन की जबरदस्त सप्लाई ज्यादा होगी, एक अभूतपूर्व सप्लाई ग्लट। और सुनिए, दुनिया के ज्यादातर थिंक टैंक्स IEA की बात से सहमत दिख रहे हैं। पर बात सिर्फ सप्लाई और डिमांड के नंबर्स की नहीं है। हम सब जानते हैं कि तेल का बाजार हमेशा से ही थोड़ा स्लिपरी रहा है। जियोपॉलिटिकल रिस्क, आर्थिक उतार चढ़ाव, ये सब चीजें इस पर हमेशा हावी रहती हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही है। और भी कई फैक्टर्स हैं जो कीमतों को नीचे की तरफ धकेल सकते हैं, जैसे IMF का ग्लोबल इकोनॉमी के लिए थोड़ा निराशाजनक फोरकास्ट। फिर दुनिया भर में ट्रेड की ग्रोथ भी धीमी पड़ गई है, और इस बात की भी संभावना है कि रूस, ईरान और वेनेजुएला पर जो प्रतिबंध लगे हैं वो शायद खत्म हो जाएं। साथ ही टैरिफ वॉर में भी कमी आने के संकेत मिल रहे हैं। तो इस पूरी ग्लोबल उथल पुथल के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर छिपी है। तेल की गिरती कीमतें और साथ में US डॉलर का कमजोर होना, ये दोनों मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक पॉजिटिव टेलविंड, यानी एक अनुकूल माहौल बना रहे हैं। और ये नंबर, ये भारत के लिए सबसे जरूरी टेकअवे है।
कच्चे तेल की कीमत में अगर सिर्फ $1 की कमी आती है तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटा पूरे $1.6 बिलियन से कम हो जाता है। सोचिए एक जरा, कितना बड़ा आर्थिक फायदा है ये। तो अगर इसको हम पॉइंट्स में समझें तो तेल की कम कीमतों का भारत को 3 बड़े फ्रंट पर फायदा मिलता है। पहला, करंट अकाउंट डेफिसिट सुधरता है। दूसरा, सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम होता है। और तीसरा, और हम सबके लिए जरूरी, महंगाई पर लगाम लगती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये राहत, क्या ये अच्छे दिन लंबे समय तक बने रहेंगे? और इस सवाल का जवाब हमें महेश सचदेव के इस कथन में मिलता है। वो कहते हैं, वैश्विक तेल बाजार की चक्रीय प्रकृति को देखते हुए कोई भी राहत थोड़े समय के लिए ही हो सकती है। मतलब साफ है, भारत को इस मौके का फायदा जरूर उठाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ तेल की खपत कम करने और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता बढ़ाने की कोशिशों को और तेज कर देना चाहिए, क्योंकि ये बाजार कब पलट जाए कोई नहीं कह सकता। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।